हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज इकोनॉमिक करंट अफेयर एसएससी स्पेशल। और मेरे द्वारा आप लोगों के एग्जाम के लिए मई 2020 से लेकर के अक्टूबर 2020 के जो इम्पोर्टेंट न्यूज हैं उनको काफी डिटेल में कवर किया गया है। पहला न्यूज, मोराटोरियम विदाउट इंटरेस्ट वेवर मोर डेट्रीमेंटल, सुप्रीम कोर्ट। ये जो न्यूज था स्टूडेंट, ये लोन मोराटोरियम से रिलेटेड था। लोन मोराटोरियम या इसको हम लोन स्थगन भी कह सकते हैं। लोन मोराटोरियम पेंडेमिक को देखते हुए, कोरोना वायरस के अटैक को देखते हुए केंद्रीय बैंक के द्वारा कुछ रिलीफ दिया गया था कि अगर आप ईएमआई पे करते हैं तो ईएमआई का पेमेंट आप कुछ महीने के बाद कर सकते हैं। इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। फिलहाल अभी इसके बारे में जो करंट अफेयर है उसको हम कवर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लोन स्थगन जो दिया गया था, लोन मोराटोरियम जो दिया गया था, उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट को अभी कहा जा रहा है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक तरफ आप रिलीफ दे रहे हैं, लोन स्थगन आप ईएमआई को स्थगित कर रहे हैं, वेवर कर रहे हैं, लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, और दूसरी तरफ से कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी कहा गया है कि आम जनता की दिवाली आपके हाथ में है। आपके हाथ मतलब सरकार के हाथ में है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि भाई नो इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन्स ड्यूरिंग मोराटोरियम पीरियड। जो लोन मोराटोरियम पीरियड के तहत आपने लोन का स्थगन किया, उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं किया जाना चाहिए, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है। और इसमें जो पिटिशनर थे, आरबीआई का इसमें कहना था, सुप्रीम कोर्ट के इस बयान पे आरबीआई का कहना था कि अगर हम ऐसा काम करेंगे लोन स्थगन पे, जो हम इंटरेस्ट ले रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको अगर हम माफ करेंगे तो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी पर काफी असर पड़ेगा। बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी मतलब बैंकों ने अगर किसी को लोन दिया है और वो लोन समय से वापस नहीं आता है तो बैंकों को लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि बैंक जो है आम जनता के पैसे से ही आगे लोन देती है। तो एक तरीके से आरबीआई का कहना भी काफी जायज था कि अगर वो लोन वापस नहीं आता है तो बैंकों की लाभदायकता पे असर पड़ेगा और हो सकता है तो एनपीए बढ़ जाए। एनपीए जिसको हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। तो आरबीआई ने अपना ये पक्ष रखा। इसके बाद RBI said moratorium on loans was in the nature of a deferment and could not be constructed to be a waiver. आरबीआई ने यह भी कहा था कि हम लोन पर जो इंटरेस्ट है उसको माफ नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरीके से अगर इसको माफ किया जाए तो बैंकों पर काफी ज्यादा बोझ पड़ जाएगा, राइट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इसके बाद कहना था कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज नॉट हायर देन द हेल्थ ऑफ द पीपल। हम अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखेंगे, अगर हम बैंक की लाभदायकता को ही देखेंगे तो हम लोगों के वेलफेयर, आम आदमी के कल्याण को हम भूल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आम जनता का पक्ष रखा कि इस वक्त कोविड-19 का जो त्रासदी चल रही है उससे निपटने के लिए आप लोगों ने जो लोन मोराटोरियम दिया है उस अवधि पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे हैं वो चार्ज नहीं किया जाना चाहिए, राइट। तो अब हम इसको थोड़ी डिटेल में देखते हैं। एफिडेविट टू द कोर्ट ऑन अक्टूबर 9 में ये कहा गया कि प्रोवाइड मोर रिलीफ टू डिफरेंट सेक्टर। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर आप लोग लोन मोराटोरियम पे कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो उससे आम जनता को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि कोर्ट शुड नॉट इंटरफेयर इन फिस्कल पॉलिसी। अब देखो यहाँ पर राजकोषीय नीति की बात आ जाती है, क्योंकि सरकार अगर कोई भी लोन माफ करती है या कोई भी वित्तीय सहायता देती है तो एक तरीके से वो राजकोषीय नीति का एक अंग हो जाता है। और राजकोषीय नीति में आपको पता है, अगर सरकार जो है खर्च बहुत ज्यादा करती है, राजकोषीय नीति को आपने पढ़ा होगा, राजकोषीय नीति के औजार में पब्लिक एक्सपेंडिचर भी आता है। सरकार के द्वारा अगर कोई भी लोन माफ किया जाता है या कोई भी खर्च किया जाता है तो सरकार के खर्चों में वृद्धि हो जाती है। और अगर सरकार का खर्च ज्यादा बढ़ जाए और सरकार की जो इनकम है कम हो जाए तो सरकार को बजटीय घाटा झेलना पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए केंद्र सरकार का जो अपना पक्ष था कि भाई हमारी फिस्कल पॉलिसी गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप इस लोन मोराटोरियम पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लीजिए, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को आप माफ कीजिए।
लेकिन आरबीआई का इस पक्ष में कहना था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो एनपीए बढ़ जाएगा। एनपीए मतलब गैर निष्पादित परिसंपत्तियां बढ़ जाएंगी और बैंक पर एक तरीके से बोझ बढ़ता चला जाएगा। और अगर बैंक पर बोझ पड़ा और गैर निष्पादित परिसंपत्तियां बढ़ती चली गई तो क्या होगा, बैंक आगे क्रेडिट क्रिएशन ठीक से नहीं कर पाएगा। क्रेडिट क्रिएशन मतलब बैंकों के द्वारा जो आगे अच्छी तरीके से लोन दिया जाता है वो बैंक नहीं दे पाएंगे, तो लोन पर काफी असर भी इसका पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपने लोन मोराटोरियम की अवधि जो है उसको 28 सितंबर तक बढ़ा दीजिए, और इस बात में काफी सफलता मिली और इसको एक्सटेंड कर दिया गया लोन मोराटोरियम पीरियड को 28 सितंबर तक। अब पहले हम समझेंगे कि लोन मोराटोरियम है क्या। लोन मोराटोरियम स्टूडेंट कहते हैं, देखो कोविड-19 की जो महामारी चल रही थी उससे हमारे इकोनॉमिक कंडीशन पे काफी बुरा असर पड़ा था। लोगों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी। तो इससे राहत देने के लिए आरबीआई ने लोन पर मोराटोरियम देने का फैसला किया था। मोराटोरियम देने का फैसला का मतलब है कि आरबीआई ने कहा था कि आप लोग जो है मार्च 2020 से लेकर के एक 31 अगस्त 2020 तक आप ईएमआई को वेवर कर सकते हैं। मतलब अगर वो ईएमआई जो आप भर रहे हो उसको माफ किया जा सकता है। ठीक है, माफ किया गया। ईएमआई को आप इसके बाद भी भर सकते हो। उसके बाद इस पीरियड को और एक्सटेंड किया गया और 28 सितंबर तक इसको बढ़ाया गया कि 28 सितंबर तक आप ईएमआई को वेवर कर सकते हो, मतलब उसके बाद भी ईएमआई भर सकते हो। और इस पर आरबीआई का कहना था कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, जो कि काफी खतरनाक माना जाता। एक तो आरबीआई रिलीफ देने की कोशिश कर रही थी कि आपको लोन मोराटोरियम दिया जा रहा है, आप जो ईएमआई भरते हो, आपने अगर लोन लिया है उस पर आप ईएमआई दे रहे हो तो आप ईएमआई इस 3 महीने के बाद भी दे सकते हो। उसको फिर बढ़ा के 28 सितंबर भी किया गया, लेकिन इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट रेट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माफ करवाया गया। अच्छा, अब ये जो है सभी के लिए लागू है। ये जो फैसला है वो सभी के लिए लागू, सभी के लिए मतलब जिन्होंने जिन्होंने 6 मंथ तक का 6 मंथ तक का लोन मोराटोरियम लिया, मतलब जिन्होंने पूरे 6 महीने का लोन मोराटोरियम लिया यानी कि ईएमआई जो स्थगन किया गया उसका लाभ लिया, तो इन पर भी ये लागू होगा। उनको भी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा जिन्होंने कंटिन्यूअस पेमेंट किया है ईएमआई का, जिन्होंने कंटिन्यूअस पेमेंट किया है ईएमआई का, उन पर भी ये नियम लागू होगा। जिन्होंने 6 महीने लोन मोराटोरियम का फायदा लिया, मतलब ईएमआई को पेमेंट नहीं किया और इकट्ठा 6 महीने के बाद ईएमआई पे करेंगे, या वो लोग जो कि लगातार ईएमआई पेमेंट कर रहे थे, तो ये नियम दोनों पर लागू होगा। और इन दोनों को इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों को भरना नहीं पड़ेगा। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छी लाइन बोली कि आम आदमी की दिवाली आपके हाथ में है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। सुप्रीम कोर्ट ने काफी आम आदमी को काफी रिलीफ दिलाया। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आम आदमी या आम जनता काफी खुश हुई। और इसके लिए जो जस्टिस इसके लिए जो बेंच बैठी थी जजों की, उसमें जस्टिस अशोक भूषण जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता में ये जज ने फैसला किया। तो आपको इसमें दो तीन चीजें याद रखनी है। जस्टिस अशोक भूषण जी की अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया। दूसरी चीज, लोन मोराटोरियम कब से कब तक का दिया गया था, मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020। उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया 28 सितंबर, और उस पर अभी जो फैसला आया है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट रेट देने की जरूरत नहीं है, और ये दोनों पर लागू होगा, जिन्होंने लोन मोराटोरियम का लाभ लिया है और जिन्होंने लगातार ईएमआई पे किया है। और स्टूडेंट, इसके बाद हमारा सेकेंड न्यूज है, वो न्यूज रिलेटेड है वेदांता से। वेदांता वेंट इनटू लॉस ड्यू टू कोरोना वायरस अटैक। ये जो न्यूज आया था, ये न्यूज आया था मई 2020 में।
और ये न्यूज़ काफ़ी लंबा चलता रहा क्योंकि वेदांता काफ़ी बड़ी कंपनी मानी जाती है और इस कंपनी को काफ़ी लॉस से गुजरना पड़ा कोरोना वायरस अटैक के कारण। इनका रेवेन्यू -15.5% से पीछे चला गया। स्टाफ कॉस्ट मतलब वेदांता में जितने लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी देनी पड़ती है, उनके लिए जो भी कॉस्ट है वो भी बढ़ता चला गया और नेट प्रॉफिट पर भी इनके काफ़ी असर पड़ा। अब देखो, वेदांता जब लॉस में जा रही है और उनको उनके जितने शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड भी देना पड़ रहा है, तो वेदांता को इस डिविडेंड ये जो डिविडेंड पे करना पड़ता है उसका उसका कॉस्ट उनको काफी ज्यादा लग रहा था। वेदांता ने डीलिस्टिंग का फैसला किया। डीलिस्टिंग के लिए वेदांता के द्वारा कब अप्लाई किया गया? मई 12 को वेदांता के द्वारा डीलिस्टिंग अप्लाई किया गया। अप्लाइड फॉर डीलिस्टिंग। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये डीलिस्टिंग होती क्या है। डीलिस्टिंग का मतलब होता है कि अपने शेयर को स्टॉक मार्केट से हटाकर, सिंपल सी मीनिंग है, वेदांता अपने को प्राइवेट कंपनी बनाना चाहती थी। वेदांता प्राइवेट कंपनी बनना चाहती थी। बहुत ही सिंपल सी बात है ये, कोई बहुत बड़ा फंडा इसमें नहीं है और इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो अगर डीलिस्टिंग का मतलब होता है कि स्टॉक मार्केट पे अगर किसी कंपनी के शेयर्स लगे हैं मतलब वो एनलिस्ट है। दोनों में काफी अंतर होता है, डीलिस्टिंग और लिस्टिंग। ठीक है, पहले मैं आपको इसका करंट अफेयर बता दूं, फिर मैं आपको डीलिस्टिंग को काफी डिटेल में बताऊंगी। तो वेदांता ने अपने आप को डीलिस्ट करने की कोशिश की कि हम शेयर बाजार से हट जाएं और हम एक प्राइवेट कंपनी बन जाएं। इसके लिए उनके द्वारा बिडिंग की गई। बिडिंग जैसे नीलामी की जाती है, बिडिंग की गई। तो बिडिंग के लिए उन्होंने अपना प्राइस रखा था। बिडिंग उन्होंने 5 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक ओपन रखी और इसमें उनके द्वारा फ्लोर प्राइस मतलब प्राइस पर शेयर उनके द्वारा रखा गया था 87। फ्लोर प्राइस उनके द्वारा रखा गया 87.25 रुपीज। राइट, तो ये वेदांता के द्वारा अपनी प्राइस को बताया गया, फ्लोर प्राइस रखा गया 87.25 रुपीज। लेकिन इसमें एक बहुत ही यूनिक सा ट्विस्ट आया। एलआईसी जो कि वेदांता का 6.37% शेयर होल्डर है, एलआईसी के द्वारा इनकी जो प्राइस रखी गई, इनके एलआईसी ने जो इनका प्राइस डिक्लेयर किया वो था 320 रुपीज, जिसके द्वारा 320 रुपीज रखने के बाद ये जो प्राइस का डिफरेंस आया इसने पूरे सीन को चेंज कर दिया। अब देखो, पहले मैं आपको बताती हूँ कि लिस्टिंग और डीलिस्टिंग क्या होता है, उसके बाद फैसला क्या आया उसको भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। लिस्टिंग ऑफ शेयर और डीलिस्टिंग ऑफ शेयर। लिस्टिंग ऑफ शेयर का मतलब होता है कि शेयर मार्केट में अपने को सूचीबद्ध करना। शेयर मार्केट में अपने को सूचीबद्ध करना, कोई भी कंपनी अपने को शेयर मार्केट में लिस्ट करती है। तो सूचीबद्ध करने से क्या होता है? सूचीबद्ध करने से उन शेयरों की ट्रेडिंग हो सकती है। जो भी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर के आते हैं, शेयरों की ट्रेडिंग हो सकती है। शेयर कैन बी ट्रेडेड। शेयरों की खरीद और बिक्री हो सकती है। और इसका जस्ट उल्टा आप कर लो। इसका उल्टा होता है, अगर हम डीलिस्टिंग की बात करते हैं तो शेयर मार्केट से अपने को हटाना, शेयर मार्केट से अपने शेयर्स को डीलिस्ट करना, मतलब वहां से असूचीबद्ध करना। शेयर मार्केट से शेयर को असूचीबद्ध मतलब जो लिस्ट किया था उस लिस्ट से हटाना। और अगर इस तरीके से डीलिस्टिंग हो जाती है तो शेयर कैन नॉट बी ट्रेडेड। शेयर कैन नॉट बी ट्रेडेड मतलब अगर कोई कंपनी शेयर बाजार से डीलिस्ट हो जाती है तो फिर उसके शेयरों की खरीद बिक्री नहीं हो सकती। सिंपल सा इन दोनों के बीच में अंतर है। अब लिस्टिंग और डीलिस्टिंग होती कैसे है? डीलिस्टिंग जो है स्टूडेंट, लिस्टिंग तो बहुत ही इजी है, हम अपने शेयरों को सूचीबद्ध कराते हैं। डीलिस्टिंग दो तरीके से होती है, एक होती है स्वैच्छिक और दूसरी होती है अस्वैच्छिक। स्वैच्छिक मतलब जिसको हम कहते हैं वॉलेंटरी,
और अस्वैच्छिक जिसको हम कहते हैं इनवॉलेंटरी। स्वैच्छिक डिलिस्टिंग या वॉलेंट्री डिलिस्टिंग ये कैसे होती है? वॉलेंट्री डिलिस्टिंग होती है अगर कोई कंपनी, मान लो किसी कंपनी को डिविडेंड पे करना पड़ रहा है अपने शेयर होल्डर्स को, वो नहीं करना चाह रही है, वो चाह रही है कि मैं बिल्कुल प्राइवेट कंपनी बन जाऊं, तो उनके द्वारा अनाउंस किया जाता है कि मैं अपने शेयर को डिलिस्ट करना चाहता हूं और उसके लिए उनके द्वारा बिडिंग रखी जाती है और फ्लोर प्राइस अनाउंस किया जाता है। इनवॉलेंट्री किस तरीके से होता है? ये तो हो गया वॉलेंट्री, जैसा कि वेदांता ने किया। ये वेदांता का केस है जिन्होंने वॉलेंटरी कहा कि हमें अपने शेयर को डिलिस्ट कराना है। इनवॉलेंटरी किन किन कारणों से होता है? इनवॉलेंटरी होता है, पहला कारण होता है बैंकरप्सी। अगर कोई कंपनी जो है अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे, बैंकरप्सी जो लॉ होता है उसके अंतर्गत अपने को दिवालिया घोषित कर देती है, तो अपने शेयरों को उनको डिलिस्ट करना पड़ता है। दूसरा होता है मर्जर के कारण भी डिलिस्टिंग होती है। तो ये एक दो जो है प्रमुख कारण है जिसके कारण शेयर्स को डिलिस्ट करना पड़ता है। और अगर डिलिस्टिंग कामयाब हो जाती है तो किसी भी कंपनी को 10 दिनों के अंदर अपने शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना पड़ता है। जो पेमेंट होती है डिलिस्टिंग के बाद, पेमेंट 10 डेज के अंदर अपने शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना पड़ता है। शेयर होल्डर्स को पेमेंट, ठीक है। तो ये जो डिलिस्टिंग की बात चली, LIC ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, LIC ने वेदांता के जो शेयर्स की प्राइस रखी वो 320 रुपीज, और ये प्राइस इनके फ्लोर प्राइस से काफी ज्यादा थी, जिसके कारण इसका जो कैलकुलेशन है वो काफी बढ़ गया। वेदांता ने 87.25 अपना फ्लोर प्राइस रखा था, लेकिन LIC के द्वारा 320 रुपीज इनके शेयर की प्राइस रख दी गई। तो दिस इज नाउ डिस्कवर्ड प्राइस फॉर द रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ये रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस में चला गया, और जो और भी इन्वेस्टर्स थे उनके द्वारा जो प्राइस रखी गई वो रखी गई 150 से 160 पर शेयर। तो इस कारण से इनकी जो बिडिंग है, इनकी जो डिलिस्टिंग है वो फेल हो गई, क्योंकि डिलिस्टिंग रूल के अनुसार अगर कोई कंपनी बिडिंग ऑफर करती है और अपने आप को डिलिस्ट करवाना चाहती है, मतलब शेयर बाजार से असूचीबद्ध होना चाहती है, तो उनके लिए एक प्राइस डिस्कवर किया जाता है। प्राइस डिस्कवर्ड मतलब जैसे यहाँ पर वेदांता के द्वारा अपनी प्राइस रखी गई शेयर की 87.25%, लेकिन LIC ने इनके लिए जो प्राइस रखा 320 रुपीज पर शेयर, तो ये हो गया उनका डिस्कवर्ड प्राइस, जिसके कारण से ये रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस में चले गए। और ये डीलिस्टिंग का जो प्रोसेस है इसके लिए 90% एक्सेप्टेंस जरूरी है, लेकिन मैंने आपको बताया कि और भी जितने इन्वेस्टर्स थे उनके द्वारा 150 to 160 पर शेयर की बिडिंग की गई। इस कारण से इनकी जो है डिलिस्टिंग कैंसिल कर दी गई, और डिलिस्टिंग कैंसिल करने के बाद इन्होंने सेबी से भी रिक्वेस्ट किया कि डिलिस्टिंग का जो पीरियड है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। इन्होंने डिलिस्टिंग के लिए अपने शेयर को डिलिस्टिंग के लिए बिडिंग पर रखा था 5 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर। इनके द्वारा सेबी से रिक्वेस्ट की गई थी एक्सटेंशन के लिए, बट सेबी डिनाइड एक्सटेंशन। सेबी के द्वारा एक्सटेंशन डिनाई कर दिया गया, मना कर दिया गया, राइट। तो इसके कारण से 10 अक्टूबर इनका जो है डिलिस्टिंग फेल कर गया। अब हम देखेंगे कि वेदांता है क्या। दिस इज द लोगो ऑफ वेदांता। वेदांता लिमिटेड जो है स्टूडेंट, ये वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की सब्सिडियरी है। वेदांता लिमिटेड भारत, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और ऑस्ट्रेलिया में व्यापार संचालन के लिए काफी फेमस है। इनके द्वारा वेदांता तेल और गैस, जस्ता, शीशा, चांदी, तांबा, लौह अयस्क, इस्पात, एल्युमिनियम, इन सभी के ये जो है प्रमुख उत्पादक कंपनी में जाने जाते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन इंडिया में कैसा रहा है? रोजगार और करियर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनके द्वारा 65,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है इंडिया में। सरकार में योगदान, वेदांता के साइट पर जो डाटा दिया गया है उसके अनुसार सरकार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रॉयल्टी के माध्यम से $6.2 बिलियन का योगदान इनके द्वारा दिया गया है। और सामाजिक निवेश, समुदाय विकास पहलों में 17.63 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इन्होंने निवेश किया है। तो इनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में काफी अच्छा रहा है। स्टूडेंट, ये था आपको वेदांता के बारे में न्यूज, जो कि काफी बहुत ही हाईलाइट रहा मई से लेकर के अक्टूबर तक। तो इससे संबंधित आपसे कुछ सवाल किए जा सकते हैं, तो आपको
सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि लिस्टिंग ऑफ शेयर क्या होती है और डीलिस्टिंग ऑफ शेयर क्या होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। डीलिस्टिंग मतलब कोई कंपनी अपने आप को शेयर बाजार से असूचीबद्ध करना चाहती है और इसके लिए वो बिडिंग रखती है, जैसा कि वेदांता ने 5th to 9th ऑफ अक्टूबर के बीच में अपनी बिडिंग स्टार्ट की थी और अपना जो फ्लोर प्राइस रखा था दैट वाज 87.25 रुपीज, लेकिन LIC के द्वारा 320 रुपीज इनके शेयर का प्राइस किया गया, जिसको डिस्कवर्ड प्राइस कहा गया। और डीलिस्टिंग के लिए 90% तक सपोर्ट चाहिए, जो इनको नहीं मिल पाया, जिसके कारण से इनकी डीलिस्टिंग फेल हो गई। अगला जो न्यूज है स्टूडेंट, जो काफी इंपॉर्टेंट रहा इस दौरान, मूडीज कट इंडियाज रेटिंग बाय 1 नॉच। मूडी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अब देखो, मूडी के द्वारा इंडिया की क्रेडिट रेटिंग Baa3 कर दी गई, जो कि नेगेटिव मानी जाती है। क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है? अगर किसी क्रेडिट रेटिंग का एजेंसी के द्वारा या कंपनी के द्वारा किसी देश की क्रेडिट रेटिंग कम की जाती है, तो जो बिजनेस पर्संस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनको एक मैसेज जाता है कि ये जो कंट्री है इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है, इसमें निवेश नहीं करना चाहिए या कम प्रॉफिटेबल है। तो मूडी के द्वारा हमारी क्रेडिट रेटिंग को घटा दिया गया था, जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे बहुत असर पड़ता है। साथ ही साथ स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भी हमारी रेटिंग जरूर घटाई थी, लेकिन हमें स्टेबल में रखा था। फिच ने भी हमें स्टेबल में रखा था, नेगेटिव में नहीं ले गए थे, लेकिन मूडीज के द्वारा इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को घटा करके नेगेटिव की गई थी। मूडीज है क्या स्टूडेंट? तो मूडी अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, जो बिजनेस और इकोनॉमिक मामलों से जुड़ी हुई रेटिंग करती है। ये 1909 की कंपनी है और इसके संस्थापक थे जॉन मूडी, जिनके नाम पर इस कंपनी को बनाया गया। इसको बनाने के पीछे इनका मकसद क्या था? तो स्टॉक मार्केट और बॉन्ड की रेटिंग करना। स्टॉक मार्केट जो है स्टूडेंट, ये कहा जाता है कि किसी भी देश का ये बैरोमीटर होता है। अगर स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा होता है तो हम कहते हैं कि वो कंट्री काफी ज्यादा ग्रोथ कर रही है, और अगर स्टॉक मार्केट काफी पीछे की ओर जा रहा होता है या स्टॉक मार्केट बेरिश चल रहा होता है तो हम कहते हैं कि वो जो कंट्री है उसमें काफी इकोनॉमिक टर्बुलेंस आ रहा है। तो स्टॉक मार्केट और बॉन्ड की रेटिंग के लिए मूडीज कंपनी काफी फेमस है, और इनके द्वारा ये भी बताया जाता है कि कौन सा बॉन्ड खरीदने से फायदा होगा, कौन सा बॉन्ड खरीदने से नुकसान होगा। तो इनके द्वारा अगर किसी देश की रेटिंग की जाती है तो ये काफी मायने रखती है। ठीक है, तो अगर रेटिंग अच्छी दी जाती है इनके द्वारा, तो दुनिया भर के जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उस देश में निवेश जरूर करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा दी जा रही रेटिंग पर सभी को काफी कॉन्फिडेंस होता है। मूडीज के द्वारा जो रेटिंग दी जाती है वो ए से लेकर के सी तक होती है। अगर इनके द्वारा AA की रेटिंग दी जाती है तो मतलब उस देश में निवेश की स्थिति सबसे बेहतर है, और अगर सी रेटिंग दी जाती है तो इसका मतलब उस देश में निवेश की स्थितियां बहुत खराब है। लेकिन इनके द्वारा भारत की जो रेटिंग है BAA में दी गई, BAA नेगेटिव रेटिंग दी गई इनके द्वारा, लेकिन इसमें मामूली रिस्क हो सकता है। इस रेटिंग का मतलब होता है कि अगर आप इस देश में निवेश करते हो या इस देश को आप कर्ज देते हो तो कर्ज को चुकाने में थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये कर्ज चुका देंगे। तो हमें सी कैटेगरी नहीं मिली, ये अच्छी बात है, इन्होंने हमें BAA में ही रखा। लास्ट न्यूज जो है स्टूडेंट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे रुपए की जो एक्सटर्नल वैल्यू है काफी फ्लक्चुएट कर रही है। रुपी सेटल्स 33 पैसे हायर एट 73.14 अगेंस्ट US डॉलर। और अभी लगातार ये न्यूज बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक्स टाइम और द हिंदू में बनी हुई थी कि रुपया जो है लगातार फ्लक्चुएट कर रहा था डॉलर के मुकाबले में। हमें पता है, हम जब सभी जानते हैं कि हम अपने रुपीस को किससे इक्वेट करते हैं? डॉलर से, और इसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेट, राइट। तो अभी देखो, इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही थी स्टूडेंट की, $1 वॉज इक्वल टू 73.14 रुपीज, और ये जो आंकड़ा था वो था 5th ऑफ सितंबर का। इसके बाद भी लगातार रुपये की वैल्यू जो है बढ़ती रही और गिरती रही। तो स्टूडेंट, ये जो रुपये की एक्सटर्नल वैल्यू ये है क्या, इसको पहले मैं आपको बताना चाहूंगी ताकि क्लैरिटी आपकी रहे। एक्सटर्नल वैल्यू क्या होता है? हमें पता है कि हम अपने रुपये को किससे इक्वेट करते हैं? हम अपने रुपये को इक्वेट करते हैं डॉलर के साथ, राइट। तो डॉलर के साथ हम अपने रुपये को इक्वेट करते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारा $1 कितने डॉलर के बराबर है, या उनका $1 हमारे कितने रुपये के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं $1 इज इक्वल टू 73 रुपीज, राइट। तो अभी देखो, एक्सटर्नल वैल्यू किस तरीके से निर्धारित होती है। बहुत ही सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है।
डिमांड और सप्लाई का। डिमांड और सप्लाई, किसकी डिमांड और सप्लाई मैं ले रही हूँ? मैं डॉलर की डिमांड और डॉलर की सप्लाई ले रही हूँ। ये हमारी कंट्री में डॉलर की डिमांड है और ये हमारी कंट्री में डॉलर की सप्लाई है। डॉलर की डिमांड और डॉलर की सप्लाई जहां पर एक दूसरे को मैच करती है वहां पर एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होता है। मान लो मैं इसको R1 मान लेती हूँ, मतलब हमारी कंट्री में डॉलर का डिमांड और डॉलर की सप्लाई जितनी है तो हमारा जो एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन है मैं उसको मान लेती हूँ $1 इज इक्वल टू 73 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर हम इक्वेट कर गए। अब मान लो कि अगर डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है, मैं डॉलर की सप्लाई को आगे बढ़ा रही हूँ, मतलब किसी भी तरीके से हमारी कंट्री में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है। वो क्या क्या तरीके हो सकते हैं? डॉलर की सप्लाई कैसे बढ़ सकती है? डॉलर की सप्लाई के बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मान लो किसी ने हमारी कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है, बाहर के निवेशक अगर हमारी इकोनॉमी में आकर के निवेश करते हैं तो हमारी इकोनॉमी में डॉलर का प्रवेश होता है और सप्लाई बढ़ जाती है। या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी होता है। अगर हमारे इकोनॉमी के शेयर्स में भी पैसे लगाए जाते हैं विदेशी निवेशकों के द्वारा, तब भी हमारी इकोनॉमी में क्या होता है? डॉलर की सप्लाई बढ़ती है। या फिर अगर कोई टूरिस्ट घूमने के लिए भी आया है, अगर कोई टूरिस्ट घूमने के लिए भी आया है तो अपने साथ क्या लाएगा? डॉलर लाएगा और उसको रुपये में कन्वर्ट करेगा। तो बहुत सारे तरीकों से हमारी इकोनॉमी में डॉलर की सप्लाई बढ़ती है। अब देखो, डॉलर की सप्लाई तो बढ़ गई लेकिन हमने डॉलर की डिमांड बढ़ाई नहीं, तो क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो नीचे की ओर जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट गिर जाएगा और क्या हो जाएगा? $1 बराबर हो जाएगा 72 रुपीज, या कुछ भी कम हम मान सकते हैं, 72.6 हो जाए, 7 हो जाए। डॉलर की जो है यहाँ पर वैल्यू थोड़ी गिर जाएगी और हमारा रुपया थोड़ा मजबूत हो जाएगा। इसी का अगर हम उल्टा देख लें कि हमारी कंट्री में डॉलर की जो सप्लाई है, यहाँ पर मैं आपको दूसरा केस बता रही हूँ, डॉलर की सप्लाई बढ़ती नहीं है, ठीक है, ये डॉलर की डिमांड है और ये डॉलर की सप्लाई है। ये दूसरा हम देख लें, यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम में थे, $1 वॉज इक्वल टू 73 रुपीज, हम यहाँ पर संतुलन में थे। डॉलर की सप्लाई बढ़ती नहीं है लेकिन डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। डॉलर की डिमांड कैसे बढ़ेगी स्टूडेंट? डॉलर की डिमांड बढ़ सकती है, मान लो कि हमें कुछ इंपोर्ट करना है, हमें आयात करना है या इंपोर्ट करना है। अगर हम बाहर से कोई सामान मंगाना चाहते हैं तो हमें डॉलर की जरूरत होती है, तो हम डॉलर क्या करेंगे? हम अपना रुपया आरबीआई को देंगे और हम डॉलर परचेज करेंगे, तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी लेकिन डॉलर की सप्लाई जितनी हमारी इकोनॉमी में है उतनी ही है, बड़ी नहीं है। तो क्या होगा? एक्सचेंज रेट जो है हमारा बढ़ जाएगा, R1 से हम R2 पर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर। इसका मतलब हो गया कि अब हो जाएगा $1 बराबर 74 रुपीज। जहां पर हम $1 में 73 रुपए दे रहे थे, अब हम $1 में 74 रुपए देना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा डॉलर का डिमांड बढ़ाया गया, हमने इंपोर्ट ज्यादा करना शुरू किया तो हमारे द्वारा डॉलर का डिमांड बढ़ा दिया गया। या फिर हम फॉरेन घूमने जाना चाहते हैं तो भी हम अपने साथ डॉलर ले जाना चाहेंगे, या हम अपने रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना चाहेंगे, फिर भी डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगर डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और उसकी सप्लाई नहीं बढ़ती तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, जिसके कारण से हमारा रुपया जो है थोड़ा कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है डॉलर के मुकाबले। जैसा मैंने आपको बताया, हम $1 बराबर 73 रुपए में थे, यहाँ पर इस इक्विलिब्रियम पर डॉलर की डिमांड बढ़ गई और बढ़ करके यहाँ पर पहुंच गई, लेकिन डॉलर की सप्लाई नहीं बढ़ी तो हमारे रुपये का अवमूल्यन हो गया। अब इस स्थिति से निपटने के लिए आरबीआई हस्तक्षेप करती है, जिसको हम कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग। आरबीआई क्या करती है? जो ये केस है ये आरबीआई के द्वारा मैनेज फ्लोटिंग में किया जाता है। मैनेज फ्लोटिंग में आरबीआई क्या करती है? देखती है कि अगर हमारा रुपया कमजोर हो रहा है तो वो जानबूझ करके डॉलर की सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करती है। आरबीआई के पास जो भी डॉलर का रिजर्व है वो मार्केट में उसको सेल करना शुरू करती है ताकि हमारा एक्सचेंज रेट थोड़ा बना रहे। अभी अक्टूबर का न्यूज है स्टूडेंट, ये है कि सितंबर महीने में हमारी इकोनॉमी में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ज्यादा देखा गया, मतलब डॉलर की सप्लाई जो है वो बढ़ी और डॉलर की सप्लाई बढ़ गई लेकिन डॉलर का डिमांड उतना नहीं है, तो उसके कारण से हमारा रुपया थोड़ा और मजबूत होगा। और $1 इज इक्वल टू 73 चल रहा है तो हमारा रुपया उससे और मजबूती उसको मिलेगी, क्योंकि ये जो न्यूज आया था, आफ्टर 7 मंथ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडियन बॉन्ड्स टर्न पॉजिटिव, मतलब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा हमारे शेयरों में इन्वेस्ट किया जा रहा है और ये इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है।
तो ये भी हमारे यहाँ डॉलर की पूर्ति को बढ़ाएगा, और अगर डॉलर की पूर्ति बढ़ेगी तो हमारे यहाँ रुपया जो है हमारा थोड़ा और मजबूत होगा। तो स्टूडेंट, ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे एसएससी से रिलेटेड। मैंने आप लोगों के लिए पार्ट 1 दिया है, और इसी तरीके से मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाने की कोशिश कर रही हूँ, और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको डिटेल में कवर करूंगी। तो स्टूडेंट, मेरे द्वारा यूजीसी नेट के लिए भी बैचेस स्टार्ट किए गए हैं, और यूपीएससी एंड स्टेट सर्विसेज के लिए भी मेरे द्वारा इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए अगर आपको एनरोल करना है तो दिस इज माय मोबाइल नंबर 7891851566। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। तो थैंक यू सो मच, और इसके बाद जो और भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 में लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।